स्वागत है आपका सिविल सर्विस प्रोटेक्शन में। सो एवरीबॉडी, आज के करंट अफेयर में आपका स्वागत है। जो भी एडिटोरियल डिस्कशंस होगा वो पूरा प्रॉपर हिंदी में होगा और मैप के साथ होगा। छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को तभी देखें जब आपके पास शॉर्ट नोट्स हो, क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं जो कि आप नोट करोगे और वो आने वाले समय में जो आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको कंटेंट को रिकॉल करने में काफ़ी हेल्पफुल होगा। प्लीज़ छोटा सा शॉर्ट नोट्स भी बनाओ वीडियो के साथ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो पहला टॉपिक है वह है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 जारी किया गया है। इसमें क्या विशेष है जो कि हमको याद रखने लायक है या हमें नोट करने लायक है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी किया है जो कि दुनिया भर में नशीली दवाओं के उपयोग से जो उत्पन्न हो रही हैं चुनौतियां उस पर हाईलाइट उसको किया गया है। और जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2023 है, शीर्षक वाली यह रिपोर्ट चिंताजनक आंकड़े प्रदान करती है और सार्वजनिक स्वास्थ्य, रोकथाम और उपचार सेवाओं पर पहुंच को प्राथमिकता देने के लिए तत्काल आवश्यकता पर जोर दे रही है। तो इसका मेन भूमिका यही है जो कि हमने अभी देखा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में नशीली दवाओं का जो इंजेक्शन्स लगाने वाले लोगों की संख्या आश्चर्यजनक रूप से बढ़ चुका है, जिनकी संख्या अब 13.2 मिलियन के अप्रॉक्सीमेट में हो चुका है, जो पिछले अनुमान की तुलना में 18% की वृद्धि हुई है। यानी कि एक वैश्विक लेवल पे सरकार को एनजीओ को एक पहल करने की आवश्यकता है, क्योंकि इसमें घटने के बजाय लोगों की संख्या बढ़ रही है नशाखोरी की तरफ। ठीक है। और यह तेज वृद्धि नस्ली दवाओं की लत को निरंतर प्रकृति और प्रभावी हस्तक्षेप और जो सहायता प्रणालियों की तत्काल आवश्यकता को उजागर करती है। ठीक है। व्यापक नशीली दवाओं के उपयोग की अगर बात करें तो वैश्विक स्तर पर 2021 में 296 मिलियन से अधिक लोगों द्वारा नस्ली दवाओं का उपयोग करने की सूचना मिली है, जो कि पिछले दशक में 23% की चिंताजनक वृद्धि को दर्शाता है। यह जो संख्याएं हैं चुनौती के पैमाने पर नस्ली दवाओं के उपयोग और इससे जुड़े नुकसान को संबोधित करने के लिए व्यापक रणनीति की आवश्यकता को दर्शाता है। ठीक है। तो आप ये इतना देख लिए कि कितना भयावह ये रिपोर्ट आई है, जो कि आने वाले समय में हमारा समाज कहाँ जा रहा है, वैश्विक स्तर पर जो हमारे देश के युवा हैं वो किस स्तर पे जा रहे हैं। हालांकि युवा ही नहीं, हर एक वर्ग के लोग, यहाँ पे महिलाओं के बारे में भी चिंता को इंगित किया गया है। रिपोर्ट में सबसे चिंताजनक निष्कर्षों में से एक नशीली दवाओं के उपयोग संबंधी विकारों से पीड़ित लोगों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो कि पिछले 10 वर्षों में नशीली दवाओं के उपयोग से संबंधित विकारों का अनुभव करने वाले व्यक्तियों में 45% की वृद्धि हुई है, जो कि आश्चर्यजनक रूप से 39.5 मिलियन तक पहुंच चुका है। ठीक है। नशीली दवाओं के उपयोग संबंधी विकारों को बढ़ते बोझ के बावजूद रिपोर्ट इस बात पर प्रकाश डालती है कि नशीली दवाओं के उपयोग संबंधी विकारों वाले 20% से भी कम लोग वर्तमान में उपचार में हैं, और यह महत्वपूर्ण उपचार अंतर सहायता सेवाओं की पहुंच और उपलब्धता के बारे में चिंता पैदा करता है। इसके अलावा रिपोर्ट से पता चलता है कि एम्फेटामिन प्रकार के उत्तेजक पदार्थों का उपयोग करने वाली केवल 27% महिलाओं को उपचार मिलता है, जो कि देखभाल तक पहुंच में लैंगिक असमानता की ओर संकेत देता है। ठीक है। देखिए, एक तरफ से कुछ अगर संतोषजनक बातें मिलती हैं तो कुछ एक रिपोर्ट ऐसी पब्लिश होती है जो कि चिंता का कांड बन जाता है। अभी वर्ल्ड जो जेंडर गैप रिपोर्ट आया है वहाँ पे यह दिखाया है कि महिलाओं की स्थिति सुधार में है, और जो लैंगिक असमानता है उसको, उस खाई को पाटा जा रहा है, उसमें काफ़ी देश सुधार किए हैं। स्पेशली भारत ने 64% लैंगिक असमानता को समाप्त करने में सक्षम हुआ है। लेकिन वहीं जब दूसरी रिपोर्ट आती है तो पता चलता है कि हमारा जो वर्ल्ड है, विश्व है, वो किस ओर जा रहा है। तो देखिए, जो कंटेंट है ना, ये जो कंटेंट है यह स्पेशली फॉर मेंस या ऐसे राइटिंग के लिए काफ़ी उपयोगी है। अब यहाँ से अगर हम बात करें प्रीलिम्स का तो ये आंकड़ा नहीं आने वाला। प्रीलिम्स में ये बात पूछ सकता है कि जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है वो कौन पब्लिश करता है, तो ये बताओगे कि संयुक्त राष्ट्र यह पब्लिश करता है रिपोर्ट। तो देखिए, प्रीलिम्स का यहाँ से मैटर यही बन सकता है। अगर हम पीटी के पर्सपेक्टिव से बात करें तो जो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है ना,
ठीक है, वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट है वह यूएन पब्लिश करता है। ठीक है, अब थोड़ा यूएन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए जो यूएन है इसका जो स्थापना है यह कब फाउंड किया गया, तो यह स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में यूएन का स्थापना किया गया। उद्देश्य क्या है, सो उद्देश्य है शांति बनाए रखना देश पूरे वैश्विक लेवल पे, राज्यों का देशों का सुरक्षा, राज्यों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ाना, ठीक है, और विश्व का सबसे बड़ा ये अंतर सरकारी इंटर गवर्नमेंटल ये ऑर्गेनाइजेशंस है, तो ये भी याद रखना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ओके, सो हमने देख लिया। और इसका स्थापना क्यों किया गया था, देखिए जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, उसके बाद पूरे वर्ल्ड के जो पॉलिटिकल पर्सन थे, चिंतक थे, उन्होंने ये सोचा कि ऐसे युद्ध आगामी समय में न हो और उनको रोका जा सके अगर परिस्थिति आती है, तो एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जाए जो कि पूरे वैश्विक लेवल पे काम करे। ठीक है, तो यूएन का निर्माण किया गया। अब जो सेकेंड वर्ल्ड वार था उसकी अगर टाइमिंग की बात करें कि उसका टाइमिंग क्या था, तो यह 1939 से 1945 के मध्य का यह समय था। ओके, सो आई होप कि आप याद रखना। और इसमें जो भी प्रीलिम्स का टाइप के क्वेश्चंस होने चाहिए थे हमने उस पर भी बात किया कि ये पूछ सकता है कि वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो यूएन पब्लिश करता है। और यूएन की स्थापना हमने देख लिया। बाकी जो भी कंटेंट था वो मेंस के पर्पज़ से और ऐसे राइटिंग के पर्पज़ से इम्पॉर्टेंट है, तो हमने इसके बारे में भी बात कर लिया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिका ने नवीकरणीय H1B वीज़ा लॉन्च किया है, याद रखना H1B वीज़ा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कंटेंट। चलिए, अमेरिका के अधिकारियों ने हाल ही में H1B वीज़ा नवीकरणीय प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण विकास की घोषणा की है। ठीक है, इन कंट्री नवीकरणीय H1B वीज़ा की शुरुआत का उद्देश्य अमेरिका में काम करने वाले भारतीय पेशेवरों के लिए नवीकरणीय प्रक्रिया के सुव्यवस्थित करना है। ठीक है, H1B वीज़ा की बात करें तो H1B वीज़ा अत्यधिक मांग वाले गैर आप्रवासी वीज़ा है जो कि अमेरिकी कंपनियों को सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञों की आवश्यकता वाले विशेष व्यवसायों में विदेशी श्रमिकों को नियुक्ति करने की अनुमति देते हैं। ठीक है, ये वीज़ा प्रतिभा की भर्ती को सुविधाजनक बनाने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, विशेष रूप से प्रौद्योगिकी क्षेत्र में। इसमें कई कर्मचारी भारत जैसे देशों से आते हैं। तो देखिए स्पेशली फॉर जो टेक्नोलॉजी और जो टेक्नोलॉजी से सेक्टर से जुड़े जो एम्प्लॉय होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, जो शोधक होते हैं, उनके लिए स्पेशली फॉर ये ज़्यादा डिमांड के लिए वीज़ा उपयोग किया जाता है। ठीक है, और जो H1B वीज़ा है नवीकरणीय चुनौतियों की अगर बात करें 2004 तक H1B वीज़ा सहित कुल गैर आप्रवासी वीज़ा को अमेरिका के भीतर नवीकरणीय किया जा सकता था या मुहर लगाई जा सकती थी। हालांकि बाद के बदलावों के कारण विदेशी तकनीकी कर्मचारियों को देश छोड़ना पड़ा, जो कि अक्सर अपने पासपोर्ट पर H1B वीज़ा विस्तार के लिए अपने घरेलू देशों से लौट आते थे। ठीक है, सो इस आवश्यकता में महत्वपूर्ण सुविधाओं उत्पन्न की, विशेष रूप से वीज़ा नवीकरणीय के लिए लंबे प्रतीक्षा समय को ध्यान में रखते हुए, जो कि 800 दिन या 2 साल से अधिक हो सकता है। सो इसके लिए प्रावधान किया गया है। सो भारतीय पेशेवरों के सामने आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अमेरिकी वीज़ा कार्यालय ने इन कंट्री नवीकरणीय H1B वीज़ा पेश किया है। यह पहल व्यक्तियों को वीज़ा नवीकरणीय के लिए विदेश यात्रा करने की आवश्यकता को समाप्त करती है। तो मेन ये मैग्नीट्यूड आप जान गए कि जो H1B वीज़ा है उसमें क्या संशोधन किया गया है, क्या सुविधा बनाया गया है, और इससे जो भारतीय लोग हैं जब विदेशों में जाएंगे, स्पेशली फॉर अमेरिका में जब जाएंगे, तो उनको क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी। ओके, तो ये भी आप याद रखना। ये ट्रेंड में आने वाले समय में ये एग्ज़ाम में ये जगह बनने वाला है H1B वीज़ा का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य।
फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो कैपिटल है वह है किंशासा, तो ये भी आप याद रखना। ये इम्पॉर्टेंट क्यों हो गया है, ठीक है, उस पर हम बात करेंगे। और ये मैप आप याद रखना कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है इसकी अवस्थिति कहाँ पर है, इसके पड़ोसी देश राज्य कौन से हैं, इसके पड़ोसी नदी कौन सी गुजरती है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। से एक नई रिपोर्ट से पता चलता है कि दुनिया के दूसरे सबसे बड़े वर्षा वन जो कि कांगो है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, में 2022 में 5 लाख हेक्टेयर जंगल नष्ट हो गए हैं। सो कांगो लोकतांत्रिक जो गणराज्य है, याद रखना इसको DRC भी कहते हैं शॉर्ट में, ठीक है। सो जो लोकतांत्रिक गणराज्य डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है में 60% वर्षा वन है और प्राथमिक वन हानि का लगातार उच्च दर का अनुभव हो रहा है, ठीक है। सो DRC की जनसंख्या वृद्धि दर दुनिया के सबसे अधिक यानी 3.19% है, जो कि बाद में भोजन की मांग में वृद्धि के कारण प्रति अवधि कम हो गई है और कृषि का प्राथमिकता वनों का विस्तार हुआ है। तो आप समझ गए कि जो वन हैं वो घट क्यों रहे हैं, क्योंकि उनकी जो पॉपुलेशंस है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, जिसमें कि भोजन का डिमांड भी बढ़ रहा है, ठीक है। सो सिंपल सी बात है कि जब लोग बढ़ेंगे तो भोजन चाहिए, और भोजन कहाँ से आएगा, कृषि से आएगा, ठीक है। तो कृषि का जो प्राथमिकता है वह बन रहा है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये कारण है कि जो वन हैं उनके जगह पे कृषि क्षेत्र का व्यवस्थाएं किया जा रहा है और कृषि क्षेत्र का विस्तार हो रहा है, ठीक है। सो कांगो लोकतांत्रिक जो गणराज्य है कांगो, जो कि किंशासा और पहले जैसे के नाम से जाना जाता था, सो मध्य अफ्रीका में एक देश है और भूमि क्षेत्र के अनुसार अल्जीरिया के बाद जो DRC अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ओके। मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि जो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य है वो कांगो किंशासा और पहले जैसे के नाम से जाना जाता था। सो मध्य अफ्रीका में एक देश है जो कि भूमि क्षेत्र के अनुसार अल्जीरिया के बाद DRC अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तो याद रखना कि सबसे फर्स्ट कौन है, अल्जीरिया, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो है, ठीक है। तो यह कांगो गणराज्य मध्य अफ्रीकी गणराज्य दक्षिणी सूडान, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और तंजानिया, ठीक है, और जाम्बिया, अंगोला सहित कई देशों के साथ सीमा साझा करता है और यह दक्षिण अटलांटिक महासागर के साथ इसकी तटरेखा है। देखिए क्वेश्चंस में ना ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप PT के लिए प्लीज़ नोट डाउन कर लेना। क्वेश्चंस अगर आएगा तो क्वेश्चंस यहाँ से आ सकता है, तो इस चीज़ को आप याद रखना कि इसके इर्द गिर्द कौन से देश हैं, किसके साथ यह सीमा साझा करता है, किसके साथ सीमा साझा नहीं करता है। सो क्वेश्चंस का डिमांड अक्सर यहीं से रहता है और इसके कैपिटल को याद रखना किंशासा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि चेन्नई और व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग। देखिए अभी तक जो रसिया से भारत के लिए जल का मार्ग अभी तक अपनाया गया था, ठीक है, वह मैप से आप देखेंगे कि जल मार्ग ये है, ठीक है। लेकिन इसमें होता क्या था कि समय बहुत ज़्यादा लग जाता था। उस समय को जस्ट आधा करने के लिए, जस्ट कम करने के लिए अब क्या किया जा रहा है कि यहाँ का जो व्लादिवोस्तोक है ना, अभी तक हम क्या करते थे, पीटर्सबर्ग से अपने भारत में एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का व्यवस्था स्थापित किए थे रसिया से, ठीक है। अब क्या है कि अब हम व्लादिवोस्तोक से भारत का यानी इम्पोर्ट जो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट है भारत का रसिया का, वो जो रिलेशंस है अब व्लादिवोस्तोक से करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और उम्मीद जताई जा रही है कि बहुत जल्द ये जो रास्ता है इसको क्लियर कर लिया जाएगा, सुव्यवस्थित बना लिया जाएगा और जिससे कि दूरी कम हो जाएगी। अब आप मैप से देख सकते हैं कि यहाँ पे पीटर्सबर्ग है और यहाँ से हमें किस हिसाब से आना पड़ रहा है, जो कि समय बहुत ज़्यादा लग रहा है। और यहाँ पे व्लादिवोस्तोक है और यहाँ पे चेन्नई पोर्ट है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ से दूरी कितनी कम हो जा रही है, ओके। सो भारत और रूस चेन्नई व्लादिवोस्तोक समुद्री मार्ग स्थापित करने की दिशा में काम कर रहे हैं, जिससे परिवहन समय जो 32 दिन से घटकर 12 दिन और लागत का जो लगभग 30%
कम होने की उम्मीद है। तो देखिए दोनों तरफ से फ़ायदा है। पहली बात कि आने जाने में जो लागत लगता था उसमें 30% की कमी हो जा रही है। उसके बाद जो 32 दिन का समय लगता था ड्यूरेबिलिटी आने जाने का, उसमें 12 दिन समय हो जा रहा है। ठीक है, यह मार्ग जापान सागर, ठीक है, अगर आप मैप में देख पा रहे हैं तो ये देखिए, ये जापान सागर है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये जापान सागर। अब देखिए ना, क्वेश्चंस में ये भी आ सकता है कि जो व्लादिवोस्तोक है वह भारत के जो चेन्नई का पोर्ट है, यहाँ से आने जाने में कौन कौन रास्ते में पड़ेंगे। तो देखिए पहला तो हमने देख लिया कि जापान से पड़ेगा, उसके बाद ये साउथ कोरिया के रास्ते होते हुए ना, ठीक है, साउथ कोरिया के रास्ते होते हुए ये फिलीपींस के रास्ते साउथ जो साउथ चाइना जो सी है उससे होते हुए ये मलेशिया से होते हुए फिर चेन्नई आएगा। ठीक है, तो ये 2-3 लाइन याद रखना कि पहला आपका जापान सी है, उसके बाद जापान सी के बाद फिर साउथ कोरिया से होते हुए साउथ चाइना जो सी है वहाँ से होते हुए मलेशिया से होते हुए यह चेन्नई आएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। और बाकी हमने इसके बारे में बात कर लिया कि क्या फ़र्क पड़ेगा दूरी में और क्या फ़र्क पड़ेगा लागत पे। तो याद रखना कि अभी तक जल के मार्ग से पीटर्सबर्ग से भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था, अब उसको व्लादिवोस्तोक से चेन्नई का व्यवस्था किया जा रहा है। ठीक है, सो मैप, ये मैप आप याद रखना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नंदी, सो केंद्रीय मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री ने नंदी यानी नई दवा टीकाकरण प्रणाली के लिए, ठीक है, नौक अनुमोदन पोर्टल लॉन्च किया है नंदी के नाम से। ठीक है, सो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस के समन्वय से CDAC के माध्यम से पशुपालन और डेयरी विभाग डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा विकसित किया गया है। सो इसका उद्देश्य क्या है। सो केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने सुगम पोर्टल के साथ एकीकरण करके पशु चिकित्सा उत्पादों के लिए नियामक अनुमोदन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। इससे पशु चिकित्सा उत्पादन के मूल्यांकन और परीक्षण में पारदर्शिता और दक्षता आएगी, और पोर्टल शोधकर्ताओं और उद्योगों का भी समर्थन करेगा। पशुपालकों के बीच जागरूकता बढ़ाकर और रसद सुविधाओं में सुधार करके दवाओं का खपत बढ़ाएगा। नंदी पोर्टल सरकारी विभागों, संस्थाओं और उद्योग हितधारकों के बीच समन्वय को सक्षम करके नियामक प्रक्रिया को तेज और मजबूत करेगा। सो नंदी का लॉन्च पशु महामारी तैयार पहल, सो एनिमल पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनिशिएटिव यानी FP आप याद रखना शॉर्ट में, और डिजिटल इंडिया विजन के अनुरूप है। सो पोर्टल को CDSCO यानी कि केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशंस, ओके, के सुगम पोर्टल के साथ सुव्यवस्थित किया जाना है। और यह राज्य FDA द्वारा जारी विभिन्न अनुमतियों और लाइसेंस को एक व्यापक डेटाबेस बनाता है। तो इसमें जो ये पोर्टल है ना, इसको याद रखना नंदी। ठीक है, एग्जाम में सीधे सीधे पूछ सकता है कि ये किस फील्ड के लिए काम करेगा या इसका इनिशिएटिव क्या है। तो बस इतना ही आपको इसमें याद रखना है। तो इस पोर्टल के नाम को याद रखना। ठीक है, ये आपसे 2-3 यहाँ पे टॉपिक पूछे जा सकते हैं, या तो यह किसके द्वारा बनाया गया है, या किस फील्ड में काम करेगा, या ये इस इनिशिएटिव से क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, बस इतना ही। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है दिव्य कला मेला, जो कि 24 जून से 5 जुलाई तक जयपुर में आयोजित किया जाएगा। देखिए पिंक सिटी भी जयपुर कहते हैं, और जो जयपुर है यह राजस्थान का कैपिटल है। ओके, अगर हम राजस्थान के CM की बात करें तो कौन है, तो अशोक गहलोत, ये आप नाम याद रखना, अशोक गहलोत CM हैं। अगर हम राजस्थान के गवर्नर की बात करें कि राज्यपाल कौन है, तो कलराज मिश्रा, ये आप नाम याद रखना, कलराज मिश्रा जी हैं यहाँ के राज्यपाल। ठीक है, सो और जयपुर का स्थापना की अगर बात करें कि जयपुर का स्थापना किसने किया था, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट रहा है। सो जो आम्बेर के राजा थे जय सिंह द्वितीय ने 1728 में किया था। तो आप ये भी याद रखना।
ठीक है, जय सिंह द्वितीय। कब? 1728 में इसका स्थापना किया था। अब आते हैं मुद्दे पे। तो लगभग 20 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के 100 दिव्यांग कारीगर, कलाकार और उद्यमी अपने उत्पाद तथा कौशल का प्रदर्शन करेंगे। दिव्यांग जन सशक्तिकरण विभाग देश भर के दिव्यांगों, उद्यमियों, कारीगरों के उत्पादन और शिल्प कला को प्रदर्शित करने के लिए अनूठे कार्यक्रम दिव्य कला मेला को 29 जून से 5 जुलाई तक जवाहर कला केंद्र, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर, राजस्थान में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, यह मेला आगंतुकों के लिए एक रोमांचक अनुभव होगा, क्योंकि इसमें जम्मू कश्मीर, पूर्वी राज्य सहित देश के विभिन्न हिस्सों के रंग बिरंगे उत्पाद जैसे कि हस्तकला, हस्तकरघा, कशीदाकारी के काम और डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ एक साथ देखने को मिलेंगे। यह पीडब्ल्यू और दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में DPWD की एक अनूठी पहल है। सो दिव्य कला जो मेला है दिव्यांगों के उत्पादों और कौशलों के विपणन एवं प्रदर्शन के लिए एक बड़ा मंच प्रस्तुत करता है। जयपुर, राजस्थान में आयोजित यह दिव्य कला मेला 2022 से शुरू होने वाली दिव्य कला मेला की श्रृंखला का 6वां यह कड़ी है। सो अगर पहले की बात करें तो दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था दिसंबर 2022 में, दूसरा मुंबई में फरवरी 2023 में, तीसरा भोपाल में मार्च 2023 में और चौथा गुवाहाटी में मई 2023 में और 5वां इंदौर जून 2023 में। अब जो 6वां है वह जयपुर में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। टाइमिंग क्या है, समय क्या है इसका? 29 जून से 5 जुलाई तक। ठीक है, लगभग 20 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 100 दिव्यांग कारीगरों को अपने उत्पादों को, कौशल को प्रदर्शन करने का व्यापक और निम्नलिखित उत्पाद यहाँ होंगे, जैसे गृह सज्जा, ठीक है, जीवन शैली, कपड़े, स्टेशनरी, पर्यावरण अनुकूल उत्पाद। तो खाद्य पदार्थ हमने देख ही लिया कि क्या है क्या नहीं है, और इसमें मेन क्या है कि उनके जो उत्पाद हैं उनको एक पहचान देना, उसको मार्केट में उसका विपणन पद्धति को उनको प्रचलित करना, ताकि उनके उत्पाद भी बिक सके और सशक्तिकरण का एक भूमिका अदा किया जा सके उनके लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। बाकी ये टाइम आप अगर चाहते हैं, अगर वहाँ के हैं आप लोकल, तो प्लीज़ ये समय में देख लेना, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि टाइमिंग किस समय ऑर्गेनाइज होगा, क्या टाइमिंग है, तो ये उसका उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो विभाग के पास इस अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए भव्य योजनाएँ हैं। इसके पहल में देश भर में दिव्य कला मेला का आयोजन किया जाएगा। 2023-24 के दौरान यह कार्यक्रम भारत के 12 शहरों में आयोजित किया जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। भारत में सड़क नेटवर्क की बात करें तो भारत के पास अब अमेरिका के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क हो चुका है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज़ आप नोट डाउन कर लेना। और भारत में सड़क नेटवर्क के बारे में अगर बात करें तो सड़क नेटवर्क की वृद्धि जो है 2013-14 में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 91,287 किमी थी, जो कि 2022-23 में ये बढ़कर 1,45,240 किमी हो चुकी है। भारत में एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 4,229 किमी है। सो पिछले 9 वर्षों में भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल जो लंबाई है उसमें 59% की बढ़ोतरी हुई है। ठीक है, और फास्टैग के कारण टोल संग्रह राजस्व में उल्लेखनीय उछाल आया है, जो कि टोल राजस्व 2013-14 में 4,770 करोड़ रुपए से बढ़कर 2022-23 में 41,342 करोड़ रुपए हो गया है। और लक्ष्य क्या है कि 2030 तक टोल राजस्व को 1,30,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का टारगेट किया गया है। ठीक है, सो प्रतीक्षा समय में अगर कमी की बात करें तो टोल प्लाजा पर प्रतीक्षा समय 2014 में 737 सेकेंड से घटकर 2023 में 47 सेकेंड हो चुका है। और टारगेट क्या है कि इसको कम करके 30 सेकेंड किया जाए, लक्ष्य रखा गया है। प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि पर अगर बात करें तो प्रति वर्ग किलोमीटर भूमि में अप्रॉक्सीमेट
9.4 किमी की सड़क आती है। सो सड़कों पर भारत के सड़क नेटवर्क का मात्रात्मक जो घनत्व है हांगकांग के बराबर और संयुक्त राज्य अमेरिका से काफ़ी अधिक हो चुका है। तो ये डाटा प्लीज़ आप याद रखना है, काफ़ी अवेयरनेस के लिए डाटा बहुत काफ़ी उपयोगी है। सो प्लीज़ नोट डाउन कर लेना इसको, ठीक है। नेक्स्ट है खर्ची पूजा। सो खर्ची पूजा भारत के पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा में मनाया जाने वाला एक आकर्षक त्यौहार है। इसे 14 देवताओं के त्योहारों के रूप में भी जाना जाता है। यह हर साल जुलाई या अगस्त के अमावस्या के 8वें दिन होता है। थोड़ा सा बात कर लेते हैं त्रिपुरा के बारे में। देखिए जो त्रिपुरा है उसके सीएम कौन है? तो त्रिपुरा के सीएम हैं मानिक साहा, याद रखना यार, ठीक है। मानिक साहा यहाँ के सीएम हैं। अगर हम गवर्नर की बात करें, राज्यपाल की, ठीक है, यहाँ के गवर्नर कौन हैं? तो सत्यदेव नारायण आर्या, याद रखना यार, ठीक है। सत्यदेव नारायण आर्या, ठीक है, सत्यदेव नारायण आर्या। जस्ट वेट, सत्यदेव नारायण आर्या, ठीक है। सो यह त्यौहार त्रिपुरी लोगों के पूर्वज देवता चतुर्दश देवता की पूजा के इर्द गिर्द घूमता है और इनके समृद्धि इतिहास और परंपराओं को प्रदर्शित करता है। सो खर्ची शब्द त्रिपुरी शब्दों से लिया गया है। इसका अर्थ है पाप और सफाई, याद रखना, जो कि पापों की सफाई को दर्शाता है। सो खर्ची पूजा का महत्व इस विश्वास से जुड़ा है कि भूमि की अधिष्ठात्री देवी और त्रिपुर सुंदरी या देवी माँ जून में अम्बुबाची काल के दौरान मासिक धर्म करती है और ऐसा माना जाता है कि इस दौरान पृथ्वी अशुद्ध हो जाती है। इसलिए पृथ्वी को शुद्ध करने और लोगों के पापों को धोने के लिए पूजा की जाती है। और अम्बुबाची जो मेला है उसका कहाँ से रिलेशन जुड़ा है, ठीक है, तो जो कामाख्या मंदिर है वहाँ से जुड़ा हुआ है। तो ये भी याद रखना, भी मैं पिछले दिन ही वो भी टॉपिक कराया हूँ। तो अम्बुबाची मंदिर भी पूछ सकता है कि अम्बुबाची मंदिर किस राज्य से, किस आस्था से और किस टेम्पल से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो कामाख्या माता मंदिर से वो जुड़ा हुआ है। और कामाख्या मंदिर का स्थापना किसने कराया है, किस सदी में उसका स्थापना किया गया है, हमने इसके बारे में बहुत वृतांत से बात किया। तो प्लीज़ आप पिछला वीडियो भी देख सकते हैं अगर चाहते हैं रिकॉल करना। अदरवाइज डेली अगर आप देखते हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब प्लीज़ इसका शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, तभी इसका कुछ बेनिफिट हो सकता है। सो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी। अगर इसमें कुछ कमी है, कुछ परेशानियाँ अगर आपको समझने में हुई है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपनी सलाह को जरूर देना। आपका सलाह हमारे लिए काफ़ी सुधरने का मौका देता है। थैंक यू सो मच वॉचिंग।